गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिक स्टार्ट किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें हम लोग पढ़े थे कि केमिस्ट्री क्या होता है। फिर उसमें हम लोग मैटर के अबाउट में स्टडी किए थे। मैटर को हम लोग क्लासीफाई भी किए थे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। देन हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को पढ़ना भी स्टार्ट किए थे, और जो कि हमारा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को 6 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर रहे थे: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BEC फॉर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एंड द लास्ट वाज फॉर्माइनिक स्टेट। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। उसके बाद हम लोग प्रोसीड किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर दो टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस हम लोग स्टार्ट किए थे, और प्योर सब्सटेंस में हम लोग स्टार्ट किए थे हमारा क्या चीज़, एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट के बारे में पढ़े थे कि एलिमेंट हमारा वैसा प्योर सब्सटेंस है जो सिंगल टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ होगा, जो एक टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ होगा प्योर सब्सटेंस। दैट प्योर सब्सटेंस इज बेसिकली एलिमेंट। और हम आपको बताए थे कि एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिसमें से हमारा 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है। बाकी जो हमारा 26 एलिमेंट्स बच गया वो सारा आर्टिफिशियल है, मतलब मैन मेड है। उसके बाद हम लोग कुछ एलिमेंट्स का स्टडी भी किए थे कि एलिमेंट्स के नेम क्या हैं, सिंबल्स कैसे हैं, किस टाइप से। आई बात समझ में? तो वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो देखिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में तो पढ़ चुके थे कि हम लोग का एलिमेंट हमारा वैसा प्योर सब्सटेंस जो सिंगल टाइप के एटम से मिलकर के बना होगा, दैट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस इज बेसिकली एलिमेंट। टोटल 118 है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कि एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखिए, बेसिकली हम लोग एलिमेंट को 3 टाइप में क्लासिफाई किए थे। इसमें फर्स्ट था हमारा मेटल, सेकंड था हमारा नॉन मेटल, एंड थर्ड और लास्ट था हमारा मेटलॉइड्स, और या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल्स। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ये सब मतलब हम लोग जाने थे। अब देखिए मेटल क्या होता है। तो मेटल के बारे में आप बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि मेटल क्या होता है, नहीं होता है, ये सब। देखिए ऐसे जनरल जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब मैटर के बारे में, मेटल के बारे में पढ़े होंगे कि मेटल वो होता है जो मैलिएबल होता है। सब्सटेंसेस विच आर मैलिएबल। मैलिएबल मतलब क्या चीज़, जिसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। सब्सटेंसेस विच आर मैलिएबल मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, पतला शीट में जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो वैसा सब्सटेंस जो मैलिएबल होगा उसको हम लोग मेटल बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब हमारा थिन शीट में कन्वर्ट आसानी से हो सकता है। जैसे सेकेंड, जो हमारा एलिमेंट डक्टाइल होगा, डक्टाइल मतलब जिसका थिन वायर हम लोग बना सकते हैं, इसका मतलब कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। जैसे हम लोग जो वायरिंग ये सब होता है, तो हमारा जो वायर है उसके अंदर कॉपर का वायर रहता है। तो कॉपर हमारा डक्टाइल हो गया, तभी तो उसका थिन वायर बन सका। इसका मतलब कॉपर क्या होगा, मेटल होगा। जैसे एल्युमिनियम है, तो आप देखे होंगे एल्युमिनियम फॉइल्स, जिसमें हम लोग रोटी ये सब पैक करते हैं। रेस्टोरेंट से सब में जाते हो तो देता होगा आपको पैक करके। तो एल्युमिनियम का फॉइल कितना पतला है हमारा, तो वो हमारा मैलिएबल हो गया है, क्योंकि थिन शीट में कन्वर्टेड है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम भी मेटल होगा। इस टाइप से तो सब्सटेंसेज विच आर मैलिएबल, विच आर डक्टाइल, विच हैव लस्चर मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी, चमकने की प्रॉपर्टी जिसमें होगी वो भी हमारा मेटल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब सारा का सारा आपका क्या चीज़ है, मेटल। तो सब्सटेंसेज विच आर मैलिएबल, डक्टाइल, हैव लस्चर। उसके बाद सब्सटेंस विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड when hit
वैसा सब्सटेंस जिस पे हम लोग हिट किए तो रिंगिंग साउंड क्रिएट करे। अब क्या करो, कोई मेटल हो, जैसे आयरन का रॉड है आपका, आयरन आपका है, उस पर क्या करो, फिर से एक आयरन से आप उस पर हिट करके देखो तो वो रिंगिंग साउंड, घंटी की तरह हल्का सा आवाज़ करेगा। तो वैसा सब्सटेंस जो रिंगिंग साउंड भी क्रिएट करता है वो भी हमारा क्या चीज़ होता है, मेटल होता है। क्लियर, मतलब रिंगिंग साउंड क्रिएट करना, इसी प्रॉपर्टी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं सोनोरस। ठीक है, उसके बाद सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देगा। कंडक्ट मतलब क्या चीज़ हो गया कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक फ्लो होने देना। कंडक्ट मतलब अपने थ्रू उसका अंदर का फ्लो। जैसे अगर मान लीजिए कि हम हीट को कंडक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि हम हीट को अपने अंदर से फ्लो होने देंगे कि अगर मेरे इस पार्ट को हीट किया जाए तो थोड़ी देर बाद मेरा जो टो का पार्ट है वो भी हीट हो जाए। दैट मीन्स हीट ट्रांसफ़र हो गया हमारे इस हेड के पार्ट से लेकर के लेग के पार्ट तक, मतलब मैंने हीट को फ्लो होने दिया तो मैं कंडक्टर हुआ। ठीक है, तो कंडक्टर इज बेसिकली विच कंडक्ट, तो जो हमारा गुड कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा वो भी मेटल होगा। एंड उसके बाद तो वैसा सब्सटेंस जो हार्ड होगा, हार्ड मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो सब्सटेंसेस विच आर बेसिकली हार्ड आर ऑल्सो हमारा मेटल, वो भी हमारा बेसिकली मेटल होगा। तो ये सब कुछ जनरल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग जानते हैं, जैसे मैलिएबल हो गया, डक्टाइल हो गया, लस्टर हो गया, रिंगिंग साउंड क्रिएट करना मतलब सोनोरस हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब हीट को भी अपने अंदर से कंडक्ट होने देगा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट होने देगा, फ्लो होने देगा, और वो बेसिकली हार्ड होगा। लेकिन इन सब से ये सब सारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऊपर के देखने से पता चलना चाहिए। बाकी एक जो सबसे हमारा उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल का, कि मेटल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, वो ये प्रॉपर्टी है कि वो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है वही हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सिंपल सा ये समझिए कि मेटल जो होता है हमारा दैट इज बेसिकली, या उसके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। तो सब्सटेंस ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होगा दैट मीन्स उसके पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, मेटल। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसका हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं केमिस्ट्री पढ़ने में। तो वैसा सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, वो बेसिकली क्या हो गया हमारा फर्स्ट, दैट इज बेसिकली मेटल। क्लियर, आई बात समझ में। तो सब्सटेंसेज विच आर मैलिएबल, substances which are ductile, which have luster, which are sonorous and are good conductor of heat and electricity as well as they are hard are basically metals। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स या वैसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होगा, वो बेसिकली क्या होगा आपका, मेटल होगा। क्लियर, आई बात समझ में, सिंपल। तो ये सबको ध्यान में रखना ही है, बट इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखना है। साथ में नॉन मेटल हमारा वो होता है जो मैलिएबल नहीं होगा, मतलब नॉट मैलिएबल, मतलब उसको थिन शीट में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप हैमर से या किसी भी चीज़ से उसको क्या करोगे, उसको ठोकने की कोशिश करोगे और उस पर प्रेशर आप क्रिएट करोगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, उल्टा वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ना ही मैलिएबल होगा, ना ही डक्टाइल होगा, नॉट डक्टाइल, ना ही लस्टरस होगा, आर नॉट लस्टरस, मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी भी शो करेगा, ना ही वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो सोनोरस भी नहीं होगा, नॉट सोनोरस। ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो बैड कंडक्टर होगा। बैड कंडक्टर या उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंसुलेटर, जो कंडक्ट ही ना करे, तो दैट मीन्स वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्ट हमारा था कि वो हार्ड होता है हमारा मेटल, बट ये हमारा हार्ड नहीं होगा, मतलब सॉफ्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं। सबसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था कि मेटल के पास वैसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होगा, दैट इज मेटल। तो नॉन मेटल का पहचान ये है, और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया कि विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी होगा, दैट इज द बेसिकली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। वही हमारा कौन सा कैरेक्टर है उसका, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। क्लियर, आई बात समझ में, सिंपल। एंड मेटलॉइड तो सिंपल है, मेटलॉइड मतलब जिसमें दोनों का प्रॉपर्टी होगा। तो सब्सटेंसेस which have both the properties of metal as well as नॉन मेटल, वैसा सब्सटेंस या वैसा एलिमेंट जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी होगा, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। मेटल का एग्जांपल है आपके पास बहुत सारा, सिंबल को यूज़ करेंगे, अब पूरा एलिमेंट का नाम नहीं लिखेंगे। दैट इज बेसिकली Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Ag सिल्वर, Au गोल्ड एक्सेट्रा, दीज आर ऑल मेटल। नॉन मेटल का एग्जांपल हम लोग लेंगे तो इधर में O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, Br फॉर ब्रोमीन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, C फॉर कार्बन एक्सेट्रा। ये सब सारा का सारा हमारा क्या चीज़ हो गया, नॉन मेटल हो गया। एंड इसका अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो G फॉर जर्मेनियम, S फॉर आर्सेनिक, P फॉर बोरोन एक्सेट्रा। ये सब सारा हमारा क्या चीज़ हो गया, क्या हो गया, हमारा मेटलॉइड हो गया। क्लियर, आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग इसको चेक करते हैं। बोरोन का हटा भी दो, कोई मतलब, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा। क्लियर, समझ में है। तो ये बेसिक 3 क्लासिफिकेशन है जो हम लोग पढ़ चुके थे, मतलब हम लोग देखे थे कि एलिमेंट को 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, जिसका प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बार बार ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं है, ये सब आपको पता हमेशा ब्रेन में होना चाहिए कि इन सब कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो एक तो हम लोग इस टाइप से एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं, बाकी हम लोग और भी टाइप से एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर, तो ऐसे तो 3 क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटल, नॉन मेटल और हमारा क्या चीज़, मेटलॉइड। और भी टाइप से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, तो अगर हम लोग सेकंड टाइप से, अगर सेकंड बेसिस किसी दूसरे बेसिस पे क्लासीफाई करें, ऑब्वियसली उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ये सब था उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि मैलिएबल, ये वो सारा केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासीफाई करें, तो एलिमेंट वापस है 3 टाइप का। फर्स्ट वन इज electropositive element. Second one is electronegative element, and third one is noble elements और इनर्ट एलिमेंट्स। क्लियर, ये हो गया उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नोबल और इनर्ट एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव मतलब कौन सा चार्ज आपका, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, पॉजिटिव तो मतलब आपको समझ में आ ही रहा है। तो वैसा एलिमेंट जिसके पास पॉजिटिव
चार्ज आने का टेंडेंसी होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा, वो कौन सा एलिमेंट? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मतलब एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज को गेन करने का टेंडेंसी होगा, वो बेसिकली कौन सा एलिमेंट होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो वैसा एलिमेंट जिसके पास पॉजिटिव चार्ज को गेन करने का, ऐसे तो न्यूट्रल रहेगा बट पॉजिटिव चार्ज को गेन करने का टेंडेंसी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर? अब देखिए, हम आपको बाद में पढ़ाएंगे कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम पॉजिटिव चार्ज को तभी गेन करता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसे गेन किया जा सकता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको थोड़ी देर बाद में वो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, जब एटम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट जिसके पास पॉजिटिव चार्ज को गेन करने का टेंडेंसी होता है, उसके पास चाहत होता है इस टाइप का, वैसे को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट। और हम लोग अभी जस्ट पढ़ रहे हैं कि जनरली मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है, तो मेटल ही हमारा सारा का सारा कैसा एलिमेंट्स होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो जनरली मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब वैसा एलिमेंट जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा, दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जनरली ये कौन सा एलिमेंट होता है हमारे पास? मेटल्स ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। ये सब सारा कैसा एलिमेंट है आपका? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि सारा का सारा मेटल्स है। फिर सिंपल, फिर से अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और निगेटिव मतलब आपको पता ही है कौन सा चार्ज? माइनस। तो वैसा एलिमेंट जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आने वाला तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो वैसा एलिमेंट जिसके पास निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा वो इलेक्ट्रो निगेटिव। तो substances which have tendency to gain negative charge, वैसा सब्सटेंस जिसके पास निगेटिव चार्ज को गेन करने का टेंडेंसी होगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। और निगेटिव चार्ज कोई भी एलिमेंट या एटम पे तब आएगा, हम आपको बताएंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी था नॉन मेटल्स में, तो जनरली हमारा नॉन मेटल्स एक ऐसा एलिमेंट है, तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर? नाम से ही क्लियर है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज आने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी जिस भी एलिमेंट पे रहेगा या सब्सटेंस पे रहेगा, दैट इज बेसिकली सब्सटेंस कहने का मतलब एलिमेंट ही है, वो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव। लास्ट हमारा नोबल या फिर इनर्ट। इनर्ट मतलब वो कुछ भी नहीं, न्यूट्रल है, मतलब किसी तरह। नोबल मतलब हो गया कि कुछ नहीं, एकदम सीधा साधा हो गया, वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। इनर्ट मतलब होता है अनरिएक्टिव। तो सब्सटेंस जिस पे पॉजिटिव चार्ज आने का टेंडेंसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी इलेक्ट्रो निगेटिव। अब और कोई तीसरा टाइप का तो चार्ज होता नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव ना दो है। तो हमारे पास वैसा एलिमेंट जिसके पास ना ही पॉजिटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा, ना ही निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा, दोनों में से कोई भी चार्ज आने का टेंडेंसी नहीं होगा, दैट ऑल एलिमेंट्स आर बेसिकली नोबल एलिमेंट्स और इनर्ट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स विच नाइदर हैव tendency to gain positive charge nor negative charge, मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, नॉर निगेटिव चार्ज आर बेसिकली नोबल एलिमेंट्स। या ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? इनर्ट एलिमेंट, जिसके पास ना पॉजिटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा ना निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, He फॉर हीलियम, Ne फॉर नियॉन, Ar फॉर आर्गन एक्सेट्रा। ये सब सारा हमारा एलिमेंट कैसा है? तो नोबल एलिमेंट है या इनर्ट एलिमेंट है। मतलब इस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा ना ही निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा। क्यों नहीं होगा सो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे तो ऐसे हम लोग फिर से 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव और नोबल। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज आने का टेंडेंसी,
इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी, और नोबल एलिमेंट या इनर्ट एलिमेंट मतलब जिसके पास कोई भी चार्ज आने का टेंडेंसी नहीं होगा, उसी को हम लोग इस टाइप से बोलेंगे। तो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन ये भी हो सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब बेसिक चीज़ है, अगर ये हमेशा आपके ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर आगे केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सब बेसिक है, आसान है, तो इसको मेमोराइज करके रखना है। बाद में आप खुद देखोगे कि जैसे ही ये सब टर्म आएगा, आपका यूज़ होगा, तो आपको तुरंत समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप करेगा। ABCD हम लोग को याद ही नहीं रहता, तो कभी भी हम लोग कुछ भी पढ़ पाते क्या, इंग्लिश में लिख पाते क्या, नहीं। तो वो हमेशा याद रहना जरूरी है, तभी इंग्लिश पढ़ने में वो हेल्प करेगा, चाहे पढ़ने का मन करेगा। तो इस टाइप से, तो इसी टाइप से ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब आपको भी हमेशा याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव और नोबल या फिर इनर्ट एलिमेंट, इनको भी ध्यान रखना है। एक टाइप से और हम लोग एलिमेंट को क्लासीफाई करेंगे, एक टाइप से और हम लोग एलिमेंट को क्लासीफाई करेंगे, दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर ऑफ एटम्स, जो कि एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे एक टाइप का हमारा एलिमेंट होगा मोनो एटॉमिक एलिमेंट, सेकेंड डाई एटॉमिक एलिमेंट, and third one is पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। देखिए नाम से ही क्लियर है, हम आपको बता चुके थे कि एटम हमारा सबसे उसका छोटा यूनिट होता है। अब जगह ऐसे फिर से हम लोग पढ़ेंगे, मोनो, मोनो मतलब हो गया सिंगल, एक। तो वैसा एलिमेंट जिसका एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट हो सकता है, दैट टाइप ऑफ एलिमेंट इज बेसिकली मोनो एटॉमिक एलिमेंट। मतलब जिसका एक एटम स्टेबल है, वो एग्जिस्ट कर सकता है एटमॉस्फेयर में सिंगल एटम के फॉर्म में, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे कौन सा एलिमेंट, मोनो एटॉमिक। डाई मतलब कितना हो गया, ट्वाइस या दो, टू। तो वैसा एलिमेंट जिसका दो एटम साथ में हमारा मिल करके एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, वैसे एलिमेंट को बोलेंगे डाई एटॉमिक एलिमेंट। एंड थर्ड है हमारा कौन सा एलिमेंट, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। तो पॉलीएटॉमिक एलिमेंट मतलब क्या चीज़, कि वैसा एलिमेंट जिसका मोर देन टू एटम साथ में हमारा एग्जिस्ट कर सकता है एटमॉस्फेयर में, दैट इज बेसिकली पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। क्लियर। तो मोनोएटॉमिक एलिमेंट, द एलिमेंट whose single atom can exist in the atmosphere, वैसा एलिमेंट जिसका सिर्फ एक अकेला एटम ही एटमॉस्फेयर में आसानी से एग्जिस्ट कर सकता है, दैट ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक एलिमेंट। वो सारे एलिमेंट को हम लोग कौन सा एलिमेंट बोलेंगे, मोनो एटॉमिक एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हो गया। बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ये सब सारा एलिमेंट हमारा क्या चीज़ हो गया, मोनो एटॉमिक। क्योंकि एटमॉस्फेयर में आप चाहोगे तो लिथियम का आपको सिर्फ एक एटम मिल सकता है, सोडियम का एक एटम मिल सकता है, वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट आर बेसिकली मोनो एटॉमिक एलिमेंट। वेयर सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट इज डाई एटॉमिक एलिमेंट। डाई मतलब कितना, टू, ट्वाइस। तो एलिमेंट जिसका दो एटम हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेगा, एलिमेंट whose two atoms exist together in the atmosphere, जिसका दो एटम हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेगा एटमॉस्फेयर में, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे डाई एटॉमिक एलिमेंट। इसका दो एटम हमेशा साथ में रहे। जैसे फॉर एग्जांपल H2, हाइड्रोजन, यहाँ इसका दो एटम हमेशा साथ में रहेगा। तो यहाँ पे ये नहीं कह देंगे कि हमारा हाइड्रोजन H2 हो गया तो ये एलिमेंट नहीं, एलिमेंट ही है। कैसा एलिमेंट है, डाई एटॉमिक, क्योंकि इसका दो एटम हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर।
हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब सारा का सारा आपका कैसा एलिमेंट है? डाई एटॉमिक एलिमेंट। इसका हमेशा कितना एटम हमारा एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में? ये कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो दिस टाइप ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर बेसिकली डाई एटॉमिक। इसमें H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन साथ में है, Cl2 मतलब 2 क्लोरीन, I2 मतलब 2 आयोडीन, इस टाइप से। आई बात समझ में? तो ऐसा एलिमेंट को ही हम लोग बेसिकली बोलेंगे डाई एटॉमिक। हमेशा एटमॉस्फेयर में जब भी हाइड्रोजन मिलेगा तो कभी भी उसका एक एटम नहीं मिलेगा, हमेशा 2 एटम साथ में ही मिलेगा। क्लियर? आई बात समझ में? दिस इज बेसिकली डाई एटॉमिक एलिमेंट। और थर्ड है हमारा पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब ही होता है मेरा मेनी, तो जिसका बहुत सारे एटम एक साथ एग्जिस्ट करे। तो एलिमेंट whose more than two atoms exist together in the atmosphere जिसका मोर देन 2 एटम हमारा हमेशा मतलब 2 से ज़्यादा एटम एग्जिस्ट करेगा एक साथ एटमॉस्फेयर में, दैट टाइप ऑफ एलिमेंट इज पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। जैसे हमारा हो गया P4, S8, S6 एक्सेट्रा, सल्फर, या इसी को रहने दीजिए। आई बात समझे? P फॉर फॉस्फोरस, S फॉर सल्फर, ये हमेशा पॉलीएटॉमिक एलिमेंट है, मतलब इसका इतना इतना एटम हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर? तो समझ में आया क्लासिफिकेशन आपको? तो क्लासिफिकेशन हम लोग किए मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव और इनर्ट और नोबल एलिमेंट में। और थर्ड जो क्लासिफिकेशन था एटम के नंबर के बेसिस पे, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और कौन से एलिमेंट में? पॉली एटॉमिक एलिमेंट में। क्लियर? तो इस टाइप से हम लोग एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट बेसिकली किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, मतलब इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट, कंस्टिट्यूएंट मतलब जिस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। जैसे घर का कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया? हाउस का कंस्टिट्यूएंट ब्रिक हो गया। ब्रिक मतलब ईंट से ही तो जोड़ करके हमारा घर बना है, दैट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस हाउस। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होगा। सो अब देखिए एलिमेंट जो होता है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट मान लीजिए सपोज कीजिए मेटल है, तो मेटल होगा, तो वो मेटल ऐसे तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका पूरा इस टाइप से मॉलिक्यूल्स या जो भी कुछ होगा वो इस टाइप से क्लोजली टाइटली पैक्ड होगा कि नहीं होगा। अब जैसे इतना बड़ा हम कोई भी मेटल ले लिए, सपोज कीजिए एल्युमिनियम का इतना बड़ा शीट है हमारे पास, तो उसमें ये सब ऐसा ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि सॉलिड में आप पढ़े होगे कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? क्लोजली टाइटली पैक्ड, हम पढ़ाए भी हैं आपको। अब देखिए, तो ये इतना बड़ा एल्युमिनियम का शीट है, ये इतना बड़ा एल्युमिनियम का शीट किस चीज़ से मिलने से बना? तो एक एक ऐसा चीज़ से मिलने से बना है। क्लियर? तो यही तो कंस्टिट्यूएंट हो गया ना, यही तो मिल करके पूरा इतना बड़ा एल्युमिनियम का शीट बनाया है, मतलब एलिमेंट का फॉर्मेशन किया है। और ये जो स्मॉल हमारा स्फेरिकल चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो एटम क्या चीज़ है? एटम इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट। एटम एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट है, मतलब एलिमेंट किस चीज़ से मिलकर के हमेशा बना हुआ होगा? तो एटम से। मतलब एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है हमारा इतना बड़ा, सपोज कीजिए ये कोई एलिमेंट है, सपोज करो आयरन है, सो ब्रेक करते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तो लास्ट में एक जो फॉर्म बच जाएगा, अब इसको हम लोग तोड़ना चाहेंगे इसको, तो वो तो नहीं टूटेगा क्योंकि लास्ट फॉर्म है। तो वही जो चीज़ हम लोग को लास्ट में मिल गया, दैट इज बेसिकली क्या चीज़? एटम। क्लियर? तो द बेसिकली द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट,
कि एलिमेंट का जो कंस्टिट्यूएंट है वो हमारा क्या चीज़ है, एटम है। एटम इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट। एटम इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट, मतलब कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट बेसिकली है क्या हमारा, एटम। क्लियर, आई बात समझ में, आई बात समझ में ना। चलिए अब देखिए कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट क्या है, बेसिकली एटम है। तो एटम एटम कंबाइन करके ही हमारा क्या चीज बनेगा, एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है। देखिए जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन कर जाएगा, दो अलग अलग एटम आपस में कंबाइन कर गया, तो वो हमारा फॉर्म कर लेता है मॉलिक्यूल। जैसे हम आपको बताते हैं, पहले ये देखिए, जैसे इस केस में एटम है बेसिकली हमारा। तो एटम के बारे में आप बहुत कुछ पढ़े होंगे पहले में कि एटम हमारा इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो सब सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में एटम से मॉलिक्यूल कैसे हमारा बनता है। तो पहले हम लोग एटम के बारे में पढ़ लेते हैं, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट एटम है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि हर एक एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट एटम नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग एलिमेंट को तीन टाइप में क्लासिफाई किए थे। एक था हमारा मोनो एटॉमिक एलिमेंट, दूसरा था हमारा डाई एटॉमिक एलिमेंट, और तीसरा था हमारा पॉली एटॉमिक एलिमेंट। इस तीन टाइप में हम लोग क्लासिफाई किए थे। तो जो मोनो एटॉमिक एलिमेंट होता है, मतलब जिसका सिंगल एटम एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, इसका अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंट की बात करें या इसका बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट मतलब क्या चीज़ कि जिस छोटा सा यूनिट से ये मिल करके बना हुआ होगा वो ऑलवेज होगा एटम। मोनो एटॉमिक एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या होता है हमारे साथ, हमेशा हमारा एटम होता है। किसका, सिर्फ मोनो एटॉमिक एलिमेंट का। जबकि डाई एटॉमिक एलिमेंट का कभी भी बेसिक यूनिट एटम नहीं होता है, इसका बेसिक यूनिट हमेशा होगा तो मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या होता है हम आपको बताते हैं। डाई एटॉमिक एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल, एंड एज वेल एज पॉली एटॉमिक एलिमेंट का भी बेसिक यूनिट क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूल। क्या होता है इसका बेसिक यूनिट, इसका भी बेसिक यूनिट आपका होगा मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ ही रहे थे, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा हमारा सोडियम का सीट है, सोडियम है, मेटल है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होगा, मतलब ये इस टाइप से क्लोजली टाइटली पैक्ड होंगे। ठीक है, तो सोडियम इतना बड़ा सीट है, तो ये तो बेसिकली एलिमेंट है। और ये सोडियम आपका कैसा एलिमेंट है, देख लीजिए, एक फॉर्म में सिंगल एटम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये कैसा एलिमेंट हो गया, मोनोएटॉमिक। मतलब इस केस में जो सबसे छोटा आपको ये वाला कंस्टिट्यूएंट मिल रहा है, ये जो कंस्टिट्यूएंट मिल रहा है, दिस कंस्टिट्यूएंट इज बेसिकली एटम। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक एलिमेंट का हमेशा कंस्टिट्यूएंट क्या होगा, एटम, में जिसका सिंगल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, उसी का सबसे छोटा वाला या बेसिक यूनिट जिससे मिल करके बना है वो एटम होगा। जबकि मान लीजिए कोई डाइएटॉमिक एलिमेंट है, सपोज कीजिए H2 मतलब क्या चीज़ कि एक हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन होगा बेसिकली। एक हाइड्रोजन मान लीजिए ये है। अब हाइड्रोजन अकेले की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे अगर मोनोएटॉमिक किसकी बात करें, ऐसे तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है मोनोएटॉमिक, लेकिन एक हाइड्रोजन की सिर्फ बात करेंगे तो ये मोनोएटॉमिक हो गया, तो इसका भी हमारा बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन का ये एटम है और दूसरा हाइड्रोजन का ये एटम, तो ये दोनों हमेशा साथ में ही रहता है। तो H2 जब भी होगा मतलब 2 हाइड्रोजन का एटम हमेशा साथ में, कभी भी दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होगा। आई बात समझ में। तो अब जैसे ही एक एटम इस 2 हाइड्रोजन है तो एक इस एटम का हाइड्रोजन, एक इस एटम का हाइड्रोजन, मतलब इस हाइड्रोजन का एटम, इस हाइड्रोजन का एटम, 2 एटम हमेशा साथ में रहेगा। तो इसका हमारा 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम जब कभी भी साथ में रहता है तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल। मतलब H2 अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा कंटेनर में हमारे पास H2 पड़ा हुआ है, तो एक ये H2, एक ये H2, एक ये H2, ये सारा H2 है, H नहीं है, H2, 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 ये पूरा हमारा H2 ही है सपोज कीजिए। तो अगर इसमें से हम लोग एक H2 को निकालेंगे तो वही ना बेसिक यूनिट होगा। तो एक H2 को निकालेंगे तब भी तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम का हम लोग को मिलेगा, एक H ये एक H ए, क्योंकि H2 मतलब 2 हाइड्रोजन। आई बात समझ में। तो इसका बेसिक यूनिट भी हम लोग निकालें तो उसमें मोर देन 1 एटम प्रेजेंट है, मतलब क्या चीज़ हो गया, वो मॉलिक्यूल हो गया। तो डाइएटॉमिक एलिमेंट का बेसिक यूनिट भी हमारे क्या होगा, ये H2 इसका बेसिक यूनिट था, सबसे छोटा वाला यूनिट, उसको निकाले हम लोग, उसमें भी 2 एटम साथ में मिल गया, तो इसका बेसिक यूनिट हमेशा होगा मॉलिक्यूल। एकदम कंठस्थ दिमाग में बिठा के रख लीजिए, जब कभी भी डाइएटॉमिक एलिमेंट आएगा
H2Cl2 N2 O2 F2 Cl2 Br2 ये सब सारा जब कभी भी आ जाएगा आपको एकदम आंख मूंद करके क्या करना है, उसका बेसिक यूनिट, उसका सबसे छोटा वाला यूनिट हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब कि जितना एटम उसका साथ में एग्जिस्ट कर रहा है, सो आई बात समझ में। तो इधर में हमारा इतना बड़ा कंटेनर था H2 का, उसमें से सबसे एक H2 निकालेंगे तो वही उसका बेसिक यूनिट हुआ, तोड़ते गए लास्ट में जो H2 मिल गया, सो क्योंकि H2 का ही कंटेनर है, उस H2 में भी 2 हाइड्रोजन का एटम था, मतलब ये H2 क्या चीज़ हो गया, बेसिकली 2 एटम के मिलने से बना है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल बेसिकली है क्या चीज़ हमारा, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जब कभी 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होकर के रहेगा तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन कर लिया, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। आई बात समझ में। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग जैसे H2, तो H2 मेरा एटम हुआ कि मॉलिक्यूल हो गया, तो H2 इज बेसिकली मॉलिक्यूल। क्या है ये, मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन का एटम हमेशा क्या चीज़ है, साथ में है। क्लियर। तो H2 के एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन का एटम मिलेगा, 2 हाइड्रोजन का एटम। क्लियर। Cl2 के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम मिलेगा, तो 2 क्लोरीन का एटम मिलेगा, क्योंकि Cl 2 क्लोरीन का एटम मिलेगा। आई बात समझ में। Cl2 क्या है बेसिकली, तो Cl2 इज बेसिकली मॉलिक्यूल। वो आपको बात समझ में आई होगी। तो डाई एटॉमिक एलिमेंट मतलब 2 एटम हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेगा, तो उसका जो बेसिक यूनिट होगा वो भी 2 एटम को हमेशा साथ में लेकर के ही रहेगा, मतलब वो मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल बेसिकली हुआ क्या चीज़, तो मॉलिक्यूल इज नथिंग, इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ करके कंबाइन होकर के रहेंगे तो यही हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन कर देते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। वहीं पे सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो वो एटम होंगे। तो मोनोएटॉमिक सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका बेसिक यूनिट एटम हो गया। डाई एटॉमिक हमेशा 2 साथ में लेकर के एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसका बेसिक यूनिट क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। बाकी मॉलिक्यूल में हम लोग एटम का नंबर तो देख सकते हैं, डाई एटॉमिक है मतलब 2 एटम होगा एक मॉलिक्यूल में। क्लियर, आई बात समझ में। सिमिलरली पॉलीएटॉमिक मतलब क्या चीज़, इसमें मोर देन 2 एटम्स हमारा साथ में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। जैसे अगर बात करेंगे P4 की, फॉस्फोरस, तो इसका 4 एटम हमेशा साथ में रहेगा, एक फॉस्फोरस, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा फॉस्फोरस, चौथा फॉस्फोरस, तो P एंड P। अब जब कभी भी ये जाएगा तो चारों एक साथ जाएगा। तो अगर एक कंटेनर है मेरा इस टाइप का और इसमें हम लोग फॉस्फोरस ले रहे हैं, एक फॉस्फोरस ये, एक P4 ये, एक P4 ये, एक P4 है, सारा का सारा P4। अगर एक को भी हम लोग निकालेंगे P4 को, या एक P4 को भी हम लोग निकालेंगे तो उसमें कितना एटम फॉस्फोरस का साथ में होगा, 4 एटम। मतलब ये फिर से P4 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। आई बात समझ में। क्योंकि इसका बेसिक यूनिट, इस पूरा फॉस्फोरस का हम लोग बेसिक यूनिट देखेंगे तो एक P4 निकालेंगे, उसमें भी तो 4 फॉस्फोरस साथ में है, तो मतलब ये पॉलीएटॉमिक एलिमेंट हो गया कि मोर देन 2 एटम साथ में एग्जिस्ट किया, तो इसका भी बेसिक यूनिट हमेशा क्या निकलेगा, मॉलिक्यूल। और इस एक मॉलिक्यूल में कितना फॉस्फोरस का एटम है, तो वो तो दिख रहा है कितना, 4। तो P4 इससे हमारा कितना 4P एटम, P एटम मतलब फॉस्फोरस का एटम मिलेगा। और P4 है क्या चीज़ बेसिकली आपका, मॉलिक्यूल। तो इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे तो 4 फॉस्फोरस का एटम मिल गया हमारा, मतलब इसका भी बेसिक यूनिट हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल। ये बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिए, एकदम पूरा कंठस्थ होकर के, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। पहले तो क्वेश्चंस आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछना की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में आपको निकालना भी पड़ेगा। ठीक है। तो हम कुछ नहीं बताएं, बेसिकली इतना ही सारा बात बताएं अभी कि मोनोएटॉमिक एलिमेंट का हमेशा बेसिक यूनिट होगा एटम, डाई एटॉमिक एलिमेंट का हमेशा बेसिक यूनिट होगा मॉलिक्यूल, क्योंकि डाई मतलब 2 एटम हमेशा साथ में एग्जिस्ट किया, और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से क्या बनता है हमारा, मॉलिक्यूल। मतलब ये मॉलिक्यूल होगा इसका बेसिक यूनिट। पॉलीएटॉमिक एलिमेंट का हमेशा बेसिक यूनिट क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो क्वेश्चन अगर आपसे कहीं पे पूछ दे कि व्हाट विल बी द बेसिक यूनिट ऑफ, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ, what is the basic unit of first helium, second S8 sulfur, third N2, fourth Cl2, fifth O3। बताइए। He हीलियम, एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है मतलब मोनोएटॉमिक, तो इसका बेसिक यूनिट हमेशा क्या होगा, एटम।
S8 8 एटम साथ में हमेशा है, मतलब इसका बेसिक यूनिट पॉलीएटॉमिक वाला हो गया, तो इसका बेसिक यूनिट हो गया मॉलिक्यूल। क्लियर। N2 मतलब 2 एटम हमेशा नाइट्रोजन का साथ में है, मतलब ये डाइएटॉमिक एलिमेंट है, तो इसका भी बेसिक यूनिट हो गया बेसिकली आपका मॉलिक्यूल। तो समझ में आ रहा है बात, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। Cl2 फिर से दिख रहा है कि 2 क्लोरीन का एटम हमेशा साथ में है, मतलब डाइएटॉमिक एलिमेंट, तो इसका भी बेसिक यूनिट हो गया आपका मॉलिक्यूल। O3 इसको हम लोग बोलते हैं ओजोन। ओजोन लेयर आप पढ़े होगे ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन है, जो सन के जो भी अल्ट्रावायलेट रेज है उससे हमारे को प्रोटेक्ट करता है, तो उसी ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि मोर देन 2 एटम एग्जिस्ट कर रहा है। पॉलीएटॉमिक मतलब इसका भी बेसिक यूनिट क्या होगा मॉलिक्यूल। तो आप कोई भी एलिमेंट को देख करके पहचान सकते हो कि इसका हमारा बेसिक यूनिट क्या है, एटम मॉलिक्यूल, कि नहीं पहचान सकते हो? अभी भी नहीं पहचान सकते हो तो बेवकूफ़ हो, अब पहचान में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये है बहुत छोटी सी बात, बट ये आपको नहीं आता रहेगा तो आपको आगे कन्फ्यूज़न होगा। आपको बोलेगा कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालिए, अब आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसका भाई पार्टिकल एटम होगा कि मॉलिक्यूल होगा, तो कैसे निकालोगे आप? नहीं निकाल सकते ना, इस वजह से। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो मोनोटॉमिक एलिमेंट का हमेशा एटम, डाइएटॉमिक का मॉलिक्यूल, और पॉलीएटॉमिक का भी हमेशा बेसिक यूनिट, मतलब जिससे मिल करके वो पॉलीएटॉमिक एलिमेंट या डाइएटॉमिक बना होगा वो मॉलिक्यूल ही होगा, दूसरा और कोई नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर, समझ में आया बात इतना कि नहीं आया अभी तक भी? होप आपको ये बात सारा समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से तो हम लोग अभी पढ़ लिए कि एलिमेंट का बेसिक यूनिट एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जब कभी भी मोनोएटॉमिक एलिमेंट रहेगा तब बेसिक यूनिट एटम होगा, जब डाइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक एलिमेंट होगा तब उसका बेसिक यूनिट हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं एटम के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री में एलिमेंट पढ़ना है और एलिमेंट का बेसिक यूनिट हमेशा एटम आ जा रहा है। तो एटम के बारे में जब आपको आइडिया नहीं रहेगा तब हम लोग थोड़ा सा आगे मुश्किलें बढ़ेंगी। इस वजह से हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं एटम के बारे में कि एटम क्या है, कैसा दिखने में लगता है, नहीं होता है, ये सब वो सब। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली एटम के बारे में। ये सारा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर में एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर में ये जब एटम पूरा पढ़ लेंगे तब प्योर सब्सटेंस के दूसरे टाइप पे जाएंगे, दैट इज़ कंपाउंड, तब जाएंगे इम्प्योर सब्सटेंस पे, मिक्सचर, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा है लंबा, बट हाँ ये अगर आप अच्छे से, वही मैं आपको बताया था पिछले क्लास में, ये मेहनत मजदूरी है, इसको अगर आप कर लोगे तो केमिस्ट्री आपका एकदम मस्त हो जाने वाला है, मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। नहीं तो ये बेसिक चीज़ें पता नहीं रहती है, हम लोग सीधा बहुत बड़ा चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब वो हुआ, ये हुआ कि अभी पैर पे सही से खड़ा होने नहीं आया, हम दौड़ना स्टार्ट कर दिए तो ऑब्वियसली गिरेंगे ही ना, तो यही बात है। तो इस टाइप से तो यही है। तो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं एटम। अब देखिए एटम क्या है हमारा। एटम के बारे में आप पढ़े होगे 9th में, काफ़ी अच्छा चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आपको एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई होंगी। हम उस पूरे चैप्टर को तो अभी नहीं रिवाइज़ करेंगे, लेकिन उसका जो मेन हमारा बात है ये सब को हम अभी थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करेंगे कि मेन उसका एटम का कहने का मतलब क्या चीज़ था, एटम हमारा किस टाइप का होता है, नहीं होता है। पूरा उस चैप्टर को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि वो चैप्टर हम लोग को वापस से 11th में पढ़ना है। आपका 9th का कुछ चैप्टर जो है वो 11th से मैच करता है, मतलब उसी में थोड़ा सा हायर लेवल हम लोग पढ़ेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपको यहाँ पे चैप्टर में हम पढ़ाएंगे ही, वो तो पढ़ाया जाएगा आपको, बट अभी हम लोग बेसिक जो एटम के बारे में क्या है, नहीं है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर में होता है, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग एटम के बारे में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए ऐसे तो एटम के बारे में आप पढ़े होंगे कि एटम के बारे में बहुत लोग बताएं। सबसे पहले हमारे इंडिया के ही
साइंटिस्ट लोग नहीं, पहले हमारे यहाँ के महर्षि लोग होते थे, वो बताए थे, जिसमें आप बहुत सारे पढ़े होंगे महर्षि कणाद का नाम, कि महर्षि कणाद बताएं कि एटम बेसिकली इनको मतलब एटम को बेसिकली बोलते थे परमाणु। परमाणु मतलब परम अणु मतलब वैसा अणु मतलब पार्टिकल जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब सबसे छोटा हो गया वो परम पार्ट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया अणु पार्टिकल का सबसे छोटा पार्ट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इज बेसिकली परमाणु, दैट इज एटम, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि एटम क्या है नहीं है, तो एटम के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग को एक साइंटिस्ट दिए। डैट साइंटिस्ट इज बेसिकली आप जानते होंगे उनका नाम डाल्टन। तो सबसे पहले एटम के बारे में थोड़ा सा अच्छा खासा आइडिया हम लोग को डाल्टन ही दे पाए, लेकिन ये सब सिर्फ एटम के बारे में इतना सा बता के छोड़ देते थे। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि डाल्टन क्या क्या बताएं एटम के बारे में। उसके बाद आप पढ़े होंगे कि डाल्टन की थ्योरी के बाद थॉमसन बताएं, फिर रदरफोर्ड बताएं, फिर नील बोर बताएं। तो हम लोग थॉमसन ये सब नहीं पढ़ेंगे कि वो क्या बताएं नहीं बताएं, ये सब कुछ भी नहीं। डाल्टन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हल्का फुल्का पढ़ेंगे कि ये क्या होता है नहीं होता है। देन हम लोग डायरेक्ट आएंगे नील बोर के मॉडल पे, क्योंकि वही सही हम लोग का चीज़ पता चला पाया। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले एटम के बारे में ऐसे तो बहुत सारा थ्योरी है, तो सबसे पहला जो थ्योरी है दैट थ्योरी इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन सबसे पहले एटम के बारे में बताएं कि एटम क्या है नहीं है, किस टाइप से एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, बहुत सारी बात। जब डाल्टन का थ्योरी हमारा गलत हो गया, देन हमारा सेकेंड सबसे पहले बताएं दैट वाज बेसिकली थॉमसन, जे थॉमसन। तो थॉमसन का फिर हमारे पास कौन सा थ्योरी आया, एटम का थ्योरी, कि एटम इस टाइप से होगा नहीं होगा। इनका भी सारा का सारा बात हमारा क्या निकल गया, गलत निकल गया। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम के अंदर में क्या क्या है, क्योंकि हम लोग को एटम को समझना पड़ेगा कि उसके अंदर में क्या चीज़ है, कैसे कैसे प्रेजेंट होता है। बाकी पूरा थ्योरी कि डाल्टन एक्चुअल में क्या बताए थे, थॉमसन एक्चुअल में क्या बताए थे, वो सब सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। थर्ड है हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल के बाद हम लोग का जो मॉडल आया था दैट वाज बेसिकली ऑफ रदरफोर्ड, दैट मीन्स रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरी। एंड देन फोर्थ जो आप पढ़े होंगे दैट इज नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये तो नील बोर आप पढ़े होंगे और 9th में आपका चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया होगा। लेकिन अभी करंट में हमारा नील बोर का भी मॉडल गड़बड़ हो चुका है, उसमें भी हमारा मिस्टेक निकल चुका है और हम लोग एक नया मॉडल एटम का पढ़ते हैं। दैट मॉडल ऑफ एटम इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। नाम तो सुनने से लग रहा है यार बहुत भारी है, बहुत आसान सा मॉडल है। तो अब ये हमारा करंट मॉडल है, इसमें भी मिस्टेक्स ज़रूर होंगे, बट इस मिस्टेक्स का कोई भी करेक्शन हमारा कोई नया मॉडल अभी तक नहीं आया है, इस वजह से यही मॉडल हम लोग अभी एटम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट एटम के बारे में बताने वाला कोई एक ओवरऑल कंटेंट देने वाले थे, दैट वाज डाल्टन। तो उनका एटम का थ्योरी, देन थॉमसन, देन रदरफोर्ड, देन नील बोर, देन क्वांटम मैकेनिकल। तो हम लोग अभी इसमें से कुछ भी पढ़ने जाने वाले नहीं हैं, कुछ नहीं पढ़ेंगे कि कौन थ्योरी क्या था नहीं था। आपको अगर बेसिक थोड़ा बहुत याद होगा तब तो अच्छी बात है, नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही। हम लोग सीधा डायरेक्टली आते हैं कि एक्चुअल में एटम है क्या, और अभी हम लोग जो भी एटम के बारे में डिस्कशन चीज़ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन नील बोर थ्योरी। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग एटम पे आते हैं, क्योंकि हम लोग को एटम के अंदर का चीज़ पढ़ना है। एटम अभी कैसे डिस्कवर हुआ नहीं हुआ, ये दूसरे चैप्टर का पार्ट है, ये बेसिक्स का पार्ट नहीं है। इसको आप नोट डाउन कर लेना जो भी था आपका। सो जो भी कुछ लिखते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको हमेशा कॉपी कीजिएगा। साथ में बहुत सारी ऐसी बातें भी बोलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, लिख नहीं पाते हैं, तो उसको भी आप सुन करके कॉपी कीजिएगा। हम आपको बताए थे कि नोट्स कैसे बनाते हैं नहीं बनाते। ठीक है, तो इस टाइप से चलिए, तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं कि सिंपली कि एटम क्या चीज़ है। तो एटम इज बेसिकली, ऐसा पहले बोला जाता था कि एटम इज स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, आपको उसका ब्रेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो लास्ट में एक ऐसा आप एग्जिस्ट कर जाओगे
लास्ट में एक ऐसा सिचुएशन पे आप पहुंच जाओगे जिसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, ऐसा पार्टिकल आपको मिल जाएगा जिसको आप फर्दर ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो वो ब्रेक नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। दैट इज बेसिकली क्या चीज़ हमारा एटम। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट ये बात अभी के टाइम पे बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा बात नहीं है। एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है और एटम के अंदर में भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट ऑल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को हम लोग कौन सा पार्टिकल्स बेसिकली बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, नाम ही सही है, सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर में। जैसे आप पढ़ोगे सेल एंड सब सेल, तो सब सेल क्या होता है? सेल के अंदर में। जैसे ही हो गया स्कूल और उसके अंदर क्लास, तो क्लास को हम लोग सब स्कूल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा ऐसा स्कूल है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज हैं, इस टाइप से। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स विच आर फाउंड, पार्टिकल्स विच आर फाउंड इनसाइड द एटम। पहले तो बोला गया कि भाई एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, उसको तोड़ बिल्कुल नहीं सकते हो, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटम भी वही टूट सकता है और उसके अंदर भी पार्टिकल्स हम लोग को कुछ मिलेंगे एंड दैट ऑल पार्टिकल्स आर कॉल्ड, कौन सा पार्टिकल्स हमारा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग कौन सा पार्टिकल्स बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। देखिए बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स दो टाइप का होता है, आपको पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। वो सब काफ़ी लंबा डिस्कशन है हमारा, वो हम लोग बाद में करेंगे, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। अभी जो बेसिकली हमारा एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो कि हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो उस सब एटॉमिक पार्टिकल में हम लोग 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का भी जिक्र करेंगे जिसका हम लोग को ज़रूरत है और इसका नाम भी आप सुने होंगे। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। द सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रोटॉन। सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल क्या चीज़ है? प्रोटॉन। एंड द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल इज बेसिकली न्यूट्रॉन। और तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब वैसा पार्टिकल जो एटम के अंदर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज बेसिकली न्यूट्रॉन। क्लियर? अब देखिए, तो ये तीनों बेसिकली हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के अंदर ये 3 एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन वैसा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, वैसा सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के अंदर में प्रेजेंट होने वाला पार्टिकल, दैट इज बेसिकली निगेटिवली चार्ज। कैसा चार्ज होता है ये? निगेटिवली चार्ज। इस पे कौन सा हमेशा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज दैट सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज निगेटिवली चार्ज, मतलब उस पे कौन सा चार्ज हमेशा होगा? निगेटिव चार्ज। वेयर एज प्रोटॉन इज दैट सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज। वो कैसा हमेशा चार्ज होता है? तो दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? वेयर एज न्यूट्रॉन इज दैट सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज न्यूट्रल। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन वैसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इस पर कोई सा भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर? आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन इज दैट सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज दैट सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड वेयर एज न्यूट्रॉन इज दैट सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज निगेटिवली चार्ज, जिस पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। अब देखिए, अगर हम लोग चार्ज की बात करें कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो वो देखिए, तो ऐसे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट हमारा कूलम्ब होता है। ऐसा यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, फिजिक्स ये समय पढ़े हो गया। चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है और वो कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव। तो पहले तो लिख देंगे निगेटिव, इसका वैल्यू हम लोग नीचे लिख लेते हैं, इधर में ये इधर लिखेंगे। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻, माइनस मतलब निगेटिवली चार्ज, 1.6 मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस साइन के साथ। क्लियर? आई बात समझ में? दिस इज द एब्सोल्यूट चार्ज, ये हम आपको लास्ट में बता देंगे। ये एग्जैक्ट चार्ज है, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है हमारा।
वेयर एज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। कितना? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। हमेशा कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। आई बात समझ में? ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है हमारा। क्लियर? चलिए देखिए अब, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ये, तो इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज विच कंसिस्ट ऑफ -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। वेयर है सेकेंड, अगला हम लोग बात करें कि प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, और सेकेंड हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, कि एक प्रोटॉन पे बेसिकली चार्ज कितना होगा। तो प्रोटॉन पे भी चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही होता है, सिर्फ ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, बाकी वैल्यू वही होगा हमारा। इट इज़ बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर? कौन से साइन के साथ? पॉजिटिव साइन के साथ। तो एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज। साथ में अगर हम लोग मास ऑफ अ प्रोटॉन की बात करें, तो मास ऑफ अ प्रोटॉन इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 1.674 या 67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना हमारा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यह हमारा मास ऑफ अ प्रोटॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे हमारा क्या होगा? चार्ज का वैल्यू सेम होगा, और सिर्फ हमारा क्या चीज़ होगा? चार्ज का वैल्यू सेम होगा हमारा, सिर्फ हमारा इधर पॉजिटिव होगा, उधर में क्या होगा? निगेटिव होगा। मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये 10⁻⁻31, ये 10⁻⁻27 उससे बहुत ज़्यादा हेवियर है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। वेयर एज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कि चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन कितना होगा? चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन जब न्यूट्रल हो गया तो इसमें कोई भी सा भी चार्ज नहीं, फिर चार्ज विल बी ऑलवेज जीरो, कोई चार्ज नहीं इसमें होगा। वेयर एज मास ऑफ अ न्यूट्रॉन की बात करें, तो मास ऑफ अ न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करें, तो एक न्यूट्रॉन पे मास हमारा लगभग प्रोटॉन के इक्वल नहीं होता है। इट इज़ इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर? आई बात समझ में? तो एटम क्या हमारा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर? एंड न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। वेयर एज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। सेम चार्ज हमारा मैग्नीट्यूड वाइज होता है प्रोटॉन पे, सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ, और इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं। मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इसमें हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इधर का दोनों का मास सेम ही होता है। तो ये सब बेसिकली था सब एटॉमिक। अब देखिए, तो ये सब बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे इसी को। कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन ये सब पे पढ़ने के लिए, नॉर्मल स्टडी के लिए चार्ज ये सब कैलकुलेट करते हैं तो इतना से मल्टीप्लाई करके नहीं करते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ये सब को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे, मान लीजिए हमारे पास किसी में एलिमेंट में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन है, किस टाइप से कैसे अरेंज होता है, तो उस एलिमेंट का ओवरऑल चार्ज क्या होगा, नहीं होगा, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। होप आपको लेक्चर समझ में आ रही होगी। ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक से जा रहे हैं, तो ज़रूरत है इन सब चीज़ों को जानना। आप मेरे पे बिलीव करो, अगर आप ये सब बेसिक को अच्छे से याद कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपको केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप करेगा। ये सब अगर आपका मिस हो रहा है तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी होने वाली है। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।